अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड। ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। नीम तारीकी कमरे में वो बेड पर औंधी लेटी मुसलसल रो रही थी। लामिया, क्या हुआ है? मामा ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा। कुछ नहीं, आप जाएं। उसने यूं ही आंखें बंद किए जवाब दिया। मुझसे नाराज हो? नहीं, खुद से नाराज हूँ। लहजे में नमी नुमाया थी। मेरी बेटी इतनी कम हिम्मत तो नहीं थी। मैं जिस लामिया को जानती हूँ वो बहुत मजबूत है, यूं रोती नहीं है। वो अब कमरे में आ गई थी। मुझे कम हिम्मत करने और रुलाने वालों में आप भी शामिल हैं। लहजा मजीद रंध गया। लामिया, मेरी जिंदगी उन्वान तुम हो, मेरी जिंदगी भर की कमाई तुम हो। तुम्हारे और इब्राहिम के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम दोनों के सिवा मेरे हाथ खाली हैं। मैं खाली दामन हूँ। उसका रोना उन्हें तकलीफ दे रहा था। उनकी भीगी आवाज का एहसास होते ही उसे अपनी बेवकूफी का अदराक हुआ। अपनी जज्बातियत में वो उन्हें बेहद तकलीफ दे गई। ये हकीकत उससे ज्यादा कौन जानता था कि उसकी जात उनके लिए क्या थी। मामा, वो एकदम से उठी। उनको तकलीफ देने का सोचना ही उसके लिए अजियतनाक था। नहीं लामिया, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे ऐसे क्या शिकवे क्यों हैं? उन्होंने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। उस लम्हे उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उन्होंने क्या नहीं किया था उसके लिए। फुफ्फो के तलख रवैये के सामने हमेशा उसके लिए दीवार बनी रही। उनकी दुखियानुसी सोच को अहमियत ना देते हुए उसको हर हद तक आजादी दी। उसके लिए पापा से अपने रिश्ते को बगाड़ती रही। और वो उन्हें क्या कह रही थी? मामा, मैं डिस्टर्ब थी, इसलिए न जाने आपको क्या क्या कह गई। वो शर्मिंदा सी उनके करीब हुई। क्यों डिस्टर्ब हो? वो चंद लम्हे उसकी जानिब देखती रही। उसको दुखी देखकर अपना गुस्सा पी गई। वो उन्हें सारी बात बताने लगी और वो सिर्फ ठंडा सांस लेकर रह गई। लामिया, तुम इतनी जल्दबाज और जज्बाती तो नहीं थी। उन्हें तासुफ हुआ। आपको भी मैं गलत लग रही हूँ। वो मजीद दुखी हुई। हाँ, अधूरी बातों को जानकर इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल देना बेवकूफी होती है। वो अपनी बात पर कायम रही। तो अधूरी बातों को मुकम्मल कौन करेगा? कौन मुझे बताएगा कि वो क्या वजूहात थी जिनके बाइस मैंने सालों नजरअंदाजी का जहर पिया। उसका लहजा फिर से तलख हुआ। तुम अपनी जिद पे कायम रहो, इस बात से बेनियाज होकर कि तुम्हारी जिद मुझे मेरी ही नजरों में गिरा देगी। मुझे फिर से वो वक्त और साल याद करने पड़ेंगे जिन्हें मैं अपने दामन से झटक आई थी। तुम्हें सब जानना है क्योंकि तुम्हें अजीबो गरीब वहम सताने लगे हैं और तुम्हारे बेजरर वहम इतनी अहमियत के हामिल हैं कि मेरा यकीन दिलाना भी बेअसर है। वो कभी जिद नहीं करती थी और अब जिद से पीछे नहीं हट रही थी। उनकी तरह जिद में अपना ही नुकसान कर रही थी। वो माजी को फिर से हकीकत नहीं होने देना चाहती थी, सो उसके जिद के सामने हार मान लेने में आफियत थी। तुम्हारी फुफ्फो मेरी और तुम्हारे पापा के शादी के हक में नहीं थी। उन्हें मैं पसंद नहीं थी। और क्यों पसंद नहीं थी, इसकी वजह मैं खुद जान पाई, सवाए कयास आराई करने के। और सबसे नजदीक तरीन ख्याल ये लगा कि मैं तुम्हारे पापा की पसंद थी और उस पे मुतजाद सब रवायात को ठुकराते हुए उनकी हो गई। उन्होंने बारहा इब्राहिम से कहा कि जो लड़की अपनों की नहीं हो सकी वो उनकी क्या होगी, और वो कांटा उनके दिल से निकल नहीं सका। और उनकी कोशिश रही कि वो कांटा इब्राहिम के दिल में भी चुभ जाए। ये सब बताते हुए वो आजुर्दा हुई जिसका उसको बाखूबी एहसास हो रहा था। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था? उनकी नफरत, बेरुखी और तकलीफ दे रवैये मुझे क्यों देखने पड़े?
وہ ہمیشہ ازلان کو مجھ سے دور رکھتی رہی۔ میرا اپنے پاپا کے آفس جانا انہیں پسند نہیں۔ میرے آنے جانے اور دوستوں کے متعلق خبر گیری اور پھر حقیقت کو گھما پھرا کر پاپا کے سامنے بیان کرنا، ان کی ایسی حرکات اب میں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ایک نئے رشتے کو بنانے کے لیے پرانے رشتوں کی تلخی نہیں بھول سکتی۔ بچپن سے لے کر اب تک کی تلخ یادیں دوبارہ سے آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ انہیں ہمیشہ یہ خوف رہا کہ میں تمہاری تربیت اچھی نہیں کر سکوں گی۔ وہ تمہیں آزادی دینے کے حق میں نہیں تھی کہ تم بھی کہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ۔ وہ تمہیں اپنے خاندان کے رسم و رواج کے ساتھ پروان چڑھتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک ماں کے لیے یہ کس قدر اذیت ناک بات تھی کہ اپنی بیٹی کی تربیت کا اہل نہ سمجھا جائے اور انہیں اسے یہ سب بتاتے ہوئے اذیت کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اس کے باوجود آپ ان کی وکالت میں یہاں بیٹھی ہیں، وہ تعصب سے بولی، کیونکہ میں تمہیں اور ازلان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہاری خوشی صرف اس میں ہے۔ اس کی خوشی کا ذکر ان کے مرجھائے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بن گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھامتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ واقعی اس کی خوشی چاہتی تھی۔ اس جواب کے بعد سب اعتراض پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اس موضوع پہ ان کے درمیان ہونے والی یہ پہلی گفتگو تھی، لیکن اسی گفتگو سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مکمل باخبر تھی۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کے درمیان دوستی سے بڑھ کر کچھ ہے، جس تعلق کو وہ خود سمجھ نہیں پائی، وہ جانے کب سے سمجھ چکی تھی۔ اب یہ بچوں جیسی ضد چھوڑو اور اٹھ کر اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ ماحول میں چھائی کثافت ان کی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ لیکن کیوں؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ازلان کی فیملی آ رہی ہے۔ ان کی نگاہوں میں اس کے لیے بے تحاشا پیار تھا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ چونکی، اب ایک دم مطمئن ہو گئی تھی۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ وہ دوستی کو نیا نام دینے آ رہے ہیں۔ سو اب باتیں چھوڑو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، بلکہ یہ پینٹ شرٹ بالکل نہ پہننا، کوئی مشرقی لباس پہنو اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لو۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر سارے بال بخیر دیے۔ وہ کتنے ہی ثانیے حیرانی سے انہیں دیکھتی رہی، شاید ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے وہ ازلان سے لڑ کر آئی تھی، پھپھو کے متعلق جو منہ میں آیا کہتی گئی، اور اب جب وہ سب کچھ ختم ہو جانے کے خوف کو جھیل رہی تھی تو یہ نئی خبر کسی نوید کی مانند سنا دی گئی۔ وہ بے یقین سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن ماما، اچانک سے یہ سب کیسے؟ یہ سوال جواب بعد میں، انہیں ڈھیر سارے انتظامات کرنے تھے، سو انہوں نے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اور ہاں، سبین کو بلا لو ورنہ اسے شکایت ہوگی۔ انہیں اچانک اس کی تنہائی کا خیال آیا تو سبین کا کہا۔ اس اچانک افتاد نے اسے واقعی بخلا دیا تھا۔ تھکاوٹ، پریشانی اور رونے کے باعث اس کی سر پہلے ہی بھاری ہو رہا تھا، اور اب ایسے اہم موقع پہ اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ سو فوراً سبین کا نمبر ملایا تاکہ وہ آ کر تیاری میں اس کی مدد کر دے۔ وہ تارکول کی پختہ سڑک پہ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ ذہنی الجھن اس قدر شدید تھی کہ یونیورسٹی آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی کلاس میں وہ حاضر دماغی سے نہیں رہی تھی، کنزا ساتھ نہیں تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اویس اور عبدالحنان بھی نہیں آئے تھے، سو سارا وقت نہایت برا گزرا تھا۔ ابھی 2 لیکچر باقی تھے، لیکن آج ہی اس نے ایک کمپنی میں جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ اس کے لیے کلاسز چھوڑ کر وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عزت، عزت، بات سنو۔ پکار پر وہ رکی۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ افشین کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان کا لہجہ نرم تھا۔ ایک کام ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ کون سا کام ہے؟ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ میرا ذاتی کام ہے۔ وہ چند ثانیے رکی اور انہیں جواب دے کر دوبارہ چلنے لگی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ حازم بھائی، آپ اپنے ضروری کام نپٹا لیجئے۔ اس کا واضح اشارہ افشین کی طرف تھا، جسے وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ عزت، اسے روکتے رہ گئے، لیکن وہ چلتی چلی گئی۔
वो उन्हें सख्ती से मना नहीं कर सकी क्योंकि अभी चंद घंटे पहले वो उसकी जंग लड़ चुके थे। लेकिन अफशीन को बर्दाश्त करना भी उसके लिए सब्र का इम्तिहान होता था। आम दिनों में वो यूनिवर्सिटी की बस लेती थी, लेकिन आज उसकी मंजिल अनजान थी, सो उसने मुकामी बस का इस्तेमाल बेहतर समझा था। सड़क के दोनों तरफ बुलंद दरख्तों की छांव गर्मी की शिद्दत में खातिर ख्वाह कमी का बायस बन रहे थे। वो न जाने किन ख्यालों में थी कि अपने बिल्कुल सामने 2 कदमों को देखकर रुक गई। कदमों का रुख उसकी जानिब था, यानी उसे रोका गया था। उसने चौंक कर सर उठाया और उसे किसी शनासा चेहरे की उम्मीद थी, लेकिन मुकाबिल खड़े शख्स को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। वो कुन आंखियों से इर्द गिर्द भी देख रही थी। उसने वहां से हटकर आगे जाना चाहा, लेकिन वो फौरन उसके सामने आ गया। इज्जत ने दोनों आबरू उठाकर सवालिया निगाहों से उसे देखा, जैसे उस पे अपने अल्फाज भी जाया ना करना चाहती हो। मुझे तुमसे बात करनी है। लहजा उस दिन के बरअक्स नरम था, लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहती, उसने अपना लहजा मजबूत बनाते हुए जवाब दिया और कदम भी आगे बढ़ाए। लेकिन वो फिर से सामने आ गया। 2 घड़ी आराम से बात सुन लो, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। अब लहजे में सख्ती आ गई थी। वाकई तुम जैसे जानवर से किसी बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है? वो जिस कदर नफरत लहजे में ला सकती थी ले आई। हा 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 हा, एक कहका बुलंद हुआ। उस दिन मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन मेरी सोच बदल रही है। तुम बेवकूफ नहीं, बहादुर हो। वो सुर्ख आंखें उस पर गाड़े हुए था, और वो जितनी भी बहादुर सही, इस खामोश रास्ते ने उसे खौफजदा कर दिया था। मुझे तुम्हारी सोच और राय से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। उसने अपना बैग मजबूती से कंधे पे जमाया, क्योंकि रास्ता देने के लिए वो आखिरी बार कह रही थी। उसके बाद उसे यहाँ से भागना था। तुम्हें हर हाल में मेरी बात सुननी होगी, वरना उसकी बात और अंदाज से जिद हो रहा था, यानी वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकता था। जो करना है कर लो। उसको धक्का देती आगे की तरफ बढ़ गई। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा, और जब तक संभला तब तक वो काफी आगे जा चुकी थी। अपनी इस नाकामी पे उसने हाथ का मुक्का दूसरे हाथ की हथेली पे मारा। वो तेजी से रोड तक आई और सामने जो रक्षा नजर आया उस पे बैठकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे खुद को मुअत्तल करने में कितने ही लम्हे लगे। उसे किंजा के बगैर आना ही नहीं चाहिए था। हाजिम भाई की मदद लेने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब जहन कदरे पुरसकून हुआ तो उसे इस इंसान का ख्याल आया कि वो क्या कहना चाह रहा था और क्यों उसका रास्ता रोक रहा था। दिमाग में पहले ही सोचों ने उस दहाम मचाया हुआ था। एक नई परेशानी सर पे सवार हो गई थी। आज के दिन से जितने सुकून की जरूरत थी, उतना ही सब उलट हो रहा था। वो नामुकम्मल तालीम के साथ एक बेहतरीन कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही थी, और इस वक्त अपनी बिगड़ी हालत की वो खुद जिम्मेदार थी। उसने कोशिश करते हुए खुद को पुरसुकून किया, और जब तक वो मतलूबा जगह पर पहुंची खुद को काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसके सामने एक बुलंद बाला इमारत सर उठाए खड़ी थी। शीशों से आरुस्ता इमारत वो पहली बार देख रही थी, यानी उसके शहर में ही उसके लिए ये नई दरियाफ्त थी। अपनी फाइल्स लिए वो इस्तकबालिया मेज तक पहुंची तो उसके कागजात लेते हुए उसे बैठने का कहा गया। उसके इर्द गिर्द काफी नौजवान लड़कियां लड़के मौजूद थे जो यकीनन इंटरव्यू के लिए आए थे। वो दिल ही दिल में दुआएं पढ़ रही थी। वो खुद से उलझते हुए दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये तय था कि वो जब टूटेगी तब उसे यहीं आना होगा, और हर बार इस स्याह दरवाजे के सामने खड़े होते हुए उलझन का सामना करना पड़ेगा। अब्दुल वदूद उसे छोड़कर जा चुका था, और वो अंदर दाखिल होने से पहले कुछ लम्हात में सोचों के कई साल गुजार गई। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। उसने दोबारा यहाँ आने का सोचा था, और अब आ गई तो शर्मिंदगी दामने गिर थी। दरवाजा खोलते हुए दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। सब कुछ पहले जैसा ही था। वही कुशादा सेहन, एक जानिब छोटा सा बगीचा जिसमें लहलहाते सब्ज पौधे और खुश रंग फूल घर के मकीन जैसे खूबसूरत थे। पहली नजर में दिल मोह लेने वाले सादा दरो दीवार से खलूस की बेलें लिपटी नजर आ रही थी। कौन?
वो बागीचे की जानिब मुंह किए खड़ी थी जब अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। उसने एक ठंडा सांस हवा के सपुर्द करते खुद में हिम्मत जमा की, क्योंकि आवाज को लम्हे के फर्क से पहचान गई थी। जिससे सामना ना होने की दुआएं मांगी थी, पहली आवाज उसी की सुनाई देगी। अरे तुम, मतलब आप? वो उसे देखकर बुरी तरह चौंका, लेकिन जल्द ही हैरानी पे खुशी हावी हो गई। वो कितने ही लम्हे उसके चेहरे पे खुशी के चमकते रंगों को देखती रही। वो मैं मिलने आई थी, उसने जल्दी से अपने आने का मकसद बताया, वरना सामने खड़े शख्स का चेहरा उसे रुकने पे मजबूर कर देता। यह एहसास काफी खुशगवार था कि कोई उसकी मौजूदगी से खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी खुशियां भी तो पानी का बुलबुला होती थी। सो वो उसके लम्हे से नजरें चुरा लेना चाहती थी। किससे? वो शरारत पे आमादा हुआ। वो अब्दुल वदूद भाई मुझे छोड़कर गए कि यहाँ मेहमानों से मिल लो। उसने अब्दुल वदूद का नाम लिया तो वो लम्हे में चौकन्ना हुआ। दिल में उमड़ते ख्याल, आंखों में हचकोले लेती शरारत और वजूद में दौड़ती खुशी की लहर, सब कुछ साकत हो गई। अभी चंद दिन पहले ही तो वो अब्दुल वदूद से मंसूब हो चुकी थी। वो दोस्त की अमानत में खयानत का कैसे सोच सकता था? वो खुद को किसी दूसरे से ज्यादा समझता था। इतने दिन सामने खड़ी लड़की के मुतल्लक सोचते सोचते न जाने कब धड़कनों में उसके नाम की बाज गश्त सुनाई देने लगी। धड़कनों ने उसके नाम की माला जपना शुरू की और वो फौरन से चौकन्ना हुआ। उसने तस्लीम किया कि दिल के खाली तख्त पे कोई बड़ी शान से आन बैठा था, लेकिन अपनी सोचों के दरिया में रवानी से बहते वो अब्दुल वदूद नामी असेब को कैसे भूल गया, जो पहले ही उसकी मोहब्बत को चिमट चुका था। मेहमान अंदर हैं, उसने वापस को खुद को हॉल में कैद कर लिया। उसके अंदाज में वैसी ही आजिज़ी आ गई जैसे किसी भी हवेली वाले के सामने होती थी। उसके पल पल बदलते रंग नूरुल ऐन को हैरान कर रहे थे। कहाँ मुस्कुराहट लबों से हट नहीं रही थी और अब निगाहें जमीन में गड़ गई थी। हाँ, तो ऐसा ही होना था। खुशियों के लम्हात मुख्तसर ही होते हैं। उसने दिल को तसल्ली दी और उसके पहलू से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। कदमों की आवाज दूर होती गई तो उसने सर झटकते हुए खुद को डपटा, मुस्कुराते हुए अपना ही मजाक उड़ाया। वो अपनी जुजियात पे खौफजदा हुआ। वो कैसे भूल गया कि टाट का पैबंद रेशमी लिबास को ऐबदार कर देता है। चौकोर का काम चांद को देखकर रक्स करते रहना है। जैसे ही चांद को पाने की कोशिश की, उसी लम्हे जान से हाथ धोना पड़ गया। सफेद हवेली वाले चांद थे और वो तो चौकोर भी नहीं था। यहाँ रहता तो दिल उसकी जानिब खींचता, सो घर से ही निकल गया था। वो बरामदे में चंद कदम ही चली थी कि सामने मुजतबा नजर आ गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हुए, लेकिन शायद मुजतबा की हैरानी का पैमाना ज्यादा था। वो कई लम्हे साकत सा उसे देखता रहा और फिर खुशी से उसकी जानिब बढ़ा। तुम यहाँ कैसे? उसने खुशी से उसको दोनों कंधों से थाम लिया। इन दोनों के दरमियान तकल्लुफ की दीवार हमेशा रही थी, लेकिन छिनने के खेल में किसी शनासा चेहरे की आमद उसे बेतहाशा खुशी देगी। उनकी आखिरी मुलाकात कोई खुशगवार नहीं रही थी, लेकिन इस पल उसे कुछ याद नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि सफेद हवेली से किसी का आना मामा को किस कदर खुशी करेगा। ये सोच ही इत्मीनान बख्श थी। अब्दुल वदूद भाई छोड़कर गए हैं, वो उससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकी। वो मुजतबा के इस कदर करीब आने पे उलझ गई थी। आओ, मामा वहाँ हैं। उसका हाथ पकड़े सामने नजर आते कमरे की जानिब बढ़ा। वो रुकैया पुप्पो के मुतल्लिक जानती थी। बड़ी अम्मी को अक्सर उन्हें याद करते देखा था और सिर्फ इतना मालूम था कि किसी बात पे नाराज होकर ऐसे गई कि वापसी के रास्ते पे कभी दोबारा कदम नहीं रखे। जब बड़ी अम्मी की सब उम्मीदें टूट गई तो मुजतबा की आमद उनके लिए किसी खुशगवार झोंके से कम नहीं थी। बड़ी अम्मी की जानिब से मुजतबा को मिलने वाली अहमियत उसे पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो भी तो उन्हीं की छांव में पनाह लेती थी। लेकिन उनकी बेतहाशा खुशी देखकर नापसंदीदगी अपने वजूद की गहराइयों में छुपा ली थी और दीगर रवैयों और उलझनों की तरह। ये कौन है मुजतबा? उन्होंने उलझी निगाहों से दरवाजे में ऐस्तदा लड़की को देखा। पहचानने की कोशिश कीजिए,
वो शरारत पे आमादा हुआ। वो चंद लम्हे उसकी घबराई घबराई सूरत देखती रही और उन्हें चंद लम्हों में उसके चेहरे पे साद के नकूश झलकने लगे। वो आने वाली को पहचान गई, लेकिन दिल में हल्का सा दर्द भी अंगराई लेने लगा था। सालों बाद कोई वहां से आया था जहां उनका दिल था, जहां की दीवारों से मोहब्बत और मकीनों से इश्क था। ये दूरियों को खत्म करने की नवीद थी, लेकिन वो वापसी के सब रास्ते खुद ही तो बंद कर चुकी थी। सो इस नवीद की खुशी का जर्रा बराबर एहसास नहीं था। दर्द था बेतहाशा और तकलीफ थी बेहिसाब। साद की जवानी झलक रही है तुम में। वो आहिस्तगी से चलती हुई उसके पास पहुंची और मोहब्बत से गले लगा लिया। वो मुजतबा की माँ थी, लेकिन उसके लिए कभी दिल में ऐसी बेइख्तियारी नहीं मुड़ती थी। आज साद की बेटी कहाँ जाना उसे तंज नहीं लगा। आज अपने बाप का हवाला उसे बुरा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जिस औरत के सीने से वो लगी खड़ी थी, उससे जुड़ी सब डोरें बाप से वाबस्ता थी। उसकी सांसों में बड़ी अम्मी की खुशबू महक रही थी। जिस लम्स की प्यासी थी, वो प्यास आज बुझती महसूस हो रही थी। वो ना जाने किन एहसासात के जेरे असर थी कि आंखों से आंसू बेइख्तियार उमड़ते चले आए। मैं भी क्या पागलों वाले काम कर रही हूँ? तुम्हें दरवाजे में ही रोक रखा है। उसे यूं ही साथ लगाए अंदर जाने के लिए बढ़ी और वो फकत मुस्कुरा के रह गई। कभी कभार दिली जज्बात को अयां करना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। वो यकटक उसे देख रही थी। अपना बचपन, जवानी, खिलखलाहटें, शरारतें और न जाने क्या कुछ इन चंद लम्हों में उनके जहन के पर्दे पे लहरा था। वो सामने बैठी नूरुल ऐन में अपनी छोटी का चेहरा तलाश कर रही थी। वो शिद्दत से अपने सामने कलसूम को बैठा देखना चाहती थी, लेकिन वो तो वही हवेली की खाक में अब्दी नींद सो रही थी। उनका इस कदर इन्हामाक उसे बेचैन कर रहा था। वो उंगलियां चटखाते हुए उनकी तवज्जो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। आंखों की जुबान इस कदर शोर मचाए हुए थी कि उसका दिल घबराने लगा था। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जानती थी वो इसमें अपना माजी तलाश कर रही थी। ये लीजिए, मुझे किचन में जो मिला मैं ले आया। जीगम भी न जाने कहाँ चला गया, वगरना मैं खातिर मदारत के लिए कुछ मंगवा लेता। मुझे तबा की खिलखलाती आवाज उस लम्हे गनीमत महसूस हुई। मैं अपने ख्यालों में खोकर तुम्हारा हाल तो पूछना भूल ही गई। उन्होंने पेशानी पे हाथ मारते हुए जैसे अपने कम अकली को कोसा और बिस्कुट की प्लेट उसके सामने की। तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? मुजतबा कितनी ही देर ये सवाल पूछना चाह रहा था। अब्दुल वदूद भाई छोड़ कर गए हैं। हाँ, ऐसे अनोखे काम वही कर सकता है। वो सामने होता तो मुजतबा ताली बजाकर उसे दाद देता, क्योंकि मामा के चेहरे की खुशी उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। इन दोनों की गुफ्तगू के दौरान वो गहरी निगाहों से नूरुल ऐन को देखती रही। जवानी का रूप, खलंडरापन, शौक कुछ भी तो नहीं था। इसमें किसी पुरानी हवेली का खंडर महसूस हो रही थी। उसके चेहरे की संजीदगी उम्र से मेल नहीं रखती थी। क्या ये उनकी बददुआ का असर था? दिल में एक दम खौफ का सांप कुंडली मार के बैठ गया। उन्हें आज भी अपने अल्फाज याद थे, जो कब्र की ताजा मिट्टी को देखकर उनके दिल से बेइख्तियार होकर निकलते थे। उन्होंने ही तो कहा था कि आज के बाद उस हवेली को बेटियों को सुकून ना मिले। क्या बद्दुआएं लौट कर वापस आती हैं? अगर ऐसा नहीं था तो सामने बैठी लड़की के चेहरे की वीरानी उन्हें अजियत में मुब्तला क्यों कर रही थी? आप क्यों खामोश हो गई? मुजतबा ने अचानक उनसे पूछा तो वो चौंकी। कुछ नहीं, पुरानी यादों में खो गई थी। उस पल बेशुमार दुआएं उन्होंने नूरुल ऐन के लिए की। बड़ी अम्मी आपके लिए बहुत उदास रहती हैं। उनकी यादें किसके मुतल्लक हो सकती हैं, ये वो जान गई थी। जब मुनासिब वक्त पे बोला ना जाए तो दामन में बस उदासियां और पछतावे ही रह जाते हैं। उनका लहजा सख्त हुआ, जबकि वो ही जानती थी कि दिल ये बात सुनकर किस कदर तड़पा था। दिल बेचैन, बेकरार, उदासी सलामती की दुआ भेजती है। मैं नहीं जानती ये हाले दिल तुम तक कब पहुंचेगा, लेकिन ये यकीन है पहुंचेगा जरूर। मैं तुम्हें तलाश करना चाहती हूँ, लेकिन जिस जिस जगह का मुझे पता है वहां तुम्हारी खुशबू के अलावा कोई नहीं रहता। मैं इस खुशबू में भी राजी हूँ, लेकिन आंखें तुम्हें देखने को बाजिद हैं। सम्मा तुम्हारी आवाज से कम पे राजी नहीं।
ہر جگہ سے نا امید ہو کر مجھے لفظوں کا سہارا لینا پڑا اور امید کی نئی شمع جلانی پڑی، اور یہ تب تک جلتی رہے گی جب تک تم لوٹ نہیں آتے۔ تم خفا ہو اور مجھے اس بات پہ تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ناراضی بھی تو تعلق کی محتاج ہوتی ہے۔ میری بے چینیوں کو سہارا دینے کے لیے تعلق کی یہ کچی ڈور ہی کافی ہے۔ میں اس وقت تک تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں جب تک سانس زندگی کا احساس دلا رہی ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم مجھے بے وفا کے نام سے یاد کرو۔ سو آج خوف کی ڈھیروں زنجیریں توڑ کر، وسوسوں کا زہر پی کر، ان سب باتوں کا اقرار کرتی ہوں جن کی اجازت مجھے قطع نہیں ہے، اور جن سے باز رہنے کی تلقین میرے چلنے والے پہلے قدم کے ساتھ تعویذ کی صورت باندھ دی گئی تھی۔ میں ان اندھیری گلیوں کی باسی ہوں جہاں اندھیرا ہی زندگی ہے، اور میرا نام دونوں کا عروج اندھیر نگری سے باہر گونج رہا ہے، اور اس کے گواہ تم بھی تو ہو، کیونکہ تم بھی میرا نام سن کر مجھ تک پہنچے اور مجھے دیکھ کر مجھ تک ہی رہ گئے۔ میں جو تھی اس پہ خوش تھی۔ میرے ارد گرد سراہے جانے کی آوازیں تھی، میرے وجود میں نوٹوں کی بارش تھی، میرے نام سے راتیں رنگین تھی، اور میرے رقص سے زندگی حسین تھی۔ اسی لیے تو میں ناز نین تھی۔ میں جو ہوں اس پہ نازا ہوں۔ میرے وجود کے گنبد پہ محبت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دل کے دریا میں تمہیں پا لینے کی منت مانگی ہے۔ عشق کڑکتی بجلی کی طرح میرے نازک بدن کو جلا چکی ہے۔ ہاں، نازنین جل گئی، مر گئی، خود میں ہی دفن ہو گئی۔ اب اس کے وجود میں تم حلول کر گئے ہو، نازنین ساد بن گئی ہے۔ تم یہ اعتراف سننا چاہتے ہو، اور میں زندگی کی کہانیوں سے خوف زدہ تھی۔ تمہاری چند دنوں کی بے اعتنائی نے مجھے خوف زدہ کر دیا، اور اب میں اعتراف در اعتراف کرنا چاہتی ہوں، لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ مجھے اب یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ایک طوائف زادی پرانی داستانوں کو بھلا کر ایک شریف زادے سے محبت کر بیٹھی ہے۔ محبت تو سب کا حق ہے، اور اتنا سا حق تو ایک طوائف بھی رکھتی ہے نا؟ مجھے معلوم ہے تمہارا جواب ہاں میں ہوگا، کیونکہ نئی منزل کا خواب دکھانے والے تم ہی تھے، عورت کو کوٹھے اور محلوں کے فرق سے نکالنے والے تم ہی تھے، محبت کو آزاد کرنے والے بھی تم ہی تھے۔ بات نہ جانے کہاں سے کہاں جا نکلے۔ تم سے باتیں کرنے کی اس قدر شدید خواہش ہے، بتایا ہے نا؟ سماعتیں تم تک راضی رہنے کے لیے بازد ہیں۔ یہ ناراضی کا چولا اتار دو اور جلدی سے ان تاریک گلیوں میں واپس لوٹ آؤ جہاں ایک ناز نین تمہاری منتظر ہے، سرخ چولا اوڑھ کر تمہارے ساتھ ایک حسین دنیا میں جانے کے لیے اور سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تم جہاں جاؤ گے وہ جگہ حسین ہی تو ہوگی، فقط تمہاری ناز نین۔ یہ خط لکھنے والی صرف ایک ہو سکتی تھی۔ یہ خط اس سارے جہاں میں صرف ایک انسان کو بھیجا جا سکتا تھا، اور اس خط کو پہنچانے والا بھی صرف ایک تھا، لالی۔ وہ خط ہاتھ میں پکڑے ساکت تھی۔ روشنائی ہر گزرتے سال کے ساتھ مدھم ہو رہی تھی، لیکن جب اس خط کو پڑھا جاتا، جذبے پھر سے زندہ ہو جاتے۔ وہ پھر سے ناز نین بن جاتی تھی، وہ پھر سے ساتھ کی دیوانی بن جاتی تھی۔ یہ نیلی روشنائی سے رنگا صرف کاغذ نہیں تھا، یہ اس کا دل تھا جو اس نے بڑے اہتمام سے سالوں پہلے لالی کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ خط کے جواب میں وہ خود آیا تھا۔ زندگی حسین رنگوں سے کھیلنے لگی تھی۔ محبت میں ہجر کا پاٹ پڑے بغیر وصل کی چاشنی حاصل ہو گئی تھی۔ کسی دانا نے کہا تھا، محبت کوئی نقصان اٹھائے بنا حاصل ہو جائے تو خود کو محبوب سے نقصان اٹھانے کے لیے تیار کر لو۔ عشق میں لوگ پتھر نہ ماریں تو عشق مکمل نہیں ہوتا، اور پھر وقت کا پہیہ الٹا چلتا ہے، پہلا پتھر عاشق ہی مارتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا، محبت مل جانا تو سب کہاوتیں ہیں، کیونکہ محبت کا تو ملن نام ہی نہیں، اور جہاں میل ہو گیا وہ محبت نہیں۔ وہ گیانی کو جھوٹا کہتی تھی، غلط کہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح خط پہ اس کے چند بے نام آنسو گرے تھے۔ کسی کے آنے سے پہلے خط کو آخری امانت کی طرح سنبھال کے پرانے صندوق میں رکھ دیا۔ اس خط کے ساتھ وہ محبت بھی دوبارہ صندوق میں بند ہو گئی۔ کچھ رشتوں، جذبوں اور چیزوں کی جگہ
अंधेरी गहराइयां ही होती हैं। दो गाड़ियां धुआं उड़ाती हुई पुख्ता सड़क से गुजरकर बड़े से गेट के सामने रुक गई। हिफाजती हसार से गुजरकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। वो मेहमान थे, लेकिन उन्हें कितनी ही देर मेजबान की जानिब से इंतजार करवाया गया। कोई और वक्त होता ऐसे सलूक पे वो सीख पा हो जाते, लेकिन इस वक्त वो खुद सवाली बनकर आए थे। सो दिमाग को गर्म होने से रोकने में ही मसलहत थी। मुख्तार अहमद, आखिर सालों बाद तुम दोबारा यहाँ लौट ही आए। आने वाले के लहजे में गरूर का जहां आबाद था, जैसे मुख्तार अहमद की यहाँ मौजूदगी उनकी जीत हो। तुम्हारी जानिब से ऐसे काम किए जाते रहे हैं जो हम दोनों के दरमियान फासलों को बढ़ाते रहे। दूसरी जानिब से सर्द लहजे में बात की गई। वो उनके लिए अपनी जगह से खड़े नहीं हुए थे। काम तो कुछ तुमने भी नहीं किया, लेकिन खैर, पुरानी बातों से अब कुछ हासिल नहीं। तुम बताओ, अब कौन सी जरूरत तुम्हें यहाँ खींच लाई? असलम खान दुरानी का लहजा करूफट से भरपूर था। अपने मुखालिफों के साथ उनका ये रवैया हमेशा से रहा था। मेरी जिंदगी का एक असूल रहा है कि दुश्मन के दुश्मन को हमेशा अपना दोस्त समझो। सो इसी असूल के तहत यहाँ बैठा हूँ, वगरना यहाँ आने की कोई खास ख्वाहिश नहीं थी। मुख्तार अहमद ने ठोस लहजे में जवाब दिया। चलो फिर बताओ, नई दोस्ती की बुनियाद क्या है? असलम खान ने सोफे की पुश्त पे अपने बाजू फैलाते हुए कहा। अहमद अली चट्टा के दोनों पोतों के ने पीर शाह ये पुलिस के साथ रेड मारी थी। तुम जानते हो, जुबैर शुरू से दरबार के कामों से दूर रहा है। मैं मुजतबा को गद्दी नशीन बनाने वाला था और इस सिलसिले के लिए मैंने उसे और उसकी माँ को हवेली में रखा हुआ था, लेकिन वो दो लड़के आए और मेरी खानदानी इज्जत को तबाह बर्बाद कर गए। मुख्तार अहमद का पारा चढ़ने लगा। वैसे सच बताऊं तो तुम्हारी ये बेबसी मेरे लिए लुत्फ अंगेज है, लेकिन अब तुम यहाँ मदद के लिए आए हो तो मैं ये लुत्फ किसी और वक्त के लिए उठा रखता हूँ। असलम खान के चेहरे की मुस्कुराहट मुख्तार अहमद को सीख पा करने के लिए काफी थी, लेकिन वो हर मुमकिन हद तक जब्त से काम ले रहा था। कुछ नहीं तो रिश्तेदारी का लिहाज कर लो। मुख्तार अहमद उसे याद दहानी कराना नहीं भूला। तुमने आज तक लिहाज नहीं किया तो मुझसे भी ऐसी कोई तवक्का मत रखो। तुम्हारी जानिब से किया गया और रिश्तेदारी के लबाते में ही किया गया था। चोट तो तुमने भी मुझे कम नहीं पहुंचाई। मेरा बेटा तक छीन लिया। माजी को भुलाने की कोशिश नाकाम हो गई। तुम्हारे बेटे ने जो नमक हरामी की, मैं वो कतई नहीं भूला। इसलिए पुराने हिसाब फिर किसी वक्त के लिए उठा रखो। इस वक्त ये बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? इस वक्त दोनों अपनी अपनी आंखें माथे पे रखे हुए थे। मेरा पोता, मैं सिर्फ तुमसे मुजतबा चाहता हूँ। बसात बिछाई जा चुकी थी। मैं तुम्हारे पोते के मुतालिक कुछ नहीं जानता। लाइल्मी के इजहार पे मुख्तार अहमद मुस्कुरा के रह गया। तुम्हारे कहने का मतलब है इस इलाके पे तुम्हारा असरे रसूख खत्म हो चुका है? ये तंज था और काफी सख्त था। असलम खान अपनी जगह पे पहलू बदल के रह गया। मैं सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से उसका सुराग लगा सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद थी। अपनी बात के इख्तिताम तक लहजा तमस्खराना हो चुका था। सुराग लगाने के बाद यहाँ तुम्हारी मौजूदगी की कोई वजह नहीं बनती। ये मेरा इलाका नहीं है असलम। मेरे बंदे यहाँ सरेआम कार्रवाई नहीं कर सकते और ना मैं सफेद हवेलियों से खुली दुश्मनी मोल लेने की हालत में हूँ। मेरा पोता, मेरा मुस्तकबिल और मेरे नाम का आखिरी वारिस उनके कब्जे में है और वो मुझे हर हाल में चाहिए। मुख्तार अहमद का बस नहीं चल रहा था। वो आंख झपकने से कबल ही मुजतबा को ढूंढ ले। जुबैर इस सिलसिले में तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? एक और पहलू सामने रखा गया। उसकी रगों में भगोरी माँ का दूध है, सो उससे किसी बहादुरी की तवक्का रखना उबस है। मुख्तार अहमद तुनक कर बोलते हुए ये भूल गए कि वो इस भगोरी औरत के भाई के सामने बैठे हैं, लेकिन याद भी तब रखते जब मुकाबिल कोई फर्ज शनास भाई होता। यहाँ तो मुनाफे की मंडी थी जहाँ सब बिकता था। तुम्हारी मदद से मुझे क्या हासिल होगा? चाल आगे बढ़ाई गई। अपने दुश्मन को नीचा दिखाने से बड़ा कोई इनाम होता है क्या? लहजा अयारी से भरपूर था। मुझे शीशे में उतारने की कोशिश ना करो। तुम बताओ क्या चाहते हो?
مرضی کا मोहरा चलाने का इख्तियार दिया गया। मुझे हैदर और इब्राहिम वापस चाहिए। ये तो सारी बसात ही उल्टा दी गई थी। मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं जानता। उन्हें इब्राहिम की क्या परवाह, मसला तो हैदर का था और हकीकत यही थी कि उन्हें सालों से कुछ खबर नहीं थी, वरना उसे अपने फायदे के लिए रिश्ते कुर्बान करना उनके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा था। तो फिर ये मसालहत भी नहीं हो सकती। पांसा पलट चुका था। दोनों के दरमियान सालों पुरानी दुश्मनी की शाखें कटने की बजाय मजीद तनावर हो चुकी थी। सोच लो दुरानी, ये यकीनन धमकी थी। तुम सोच लो, अपना मुस्तकबिल खुद खो दोगे। वहां से भी बराबर जवाब आया, ये मत भूलो कि तुम्हारा मुस्तकबिल भी इकलौता पोता है जो ना जाने कहां शहर की खाक छानता फिरता है। सूरत हाल खराब हो रही थी। असलम खान कल की फिक्र नहीं करता। जो हूँ मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। मतलब निशिस्त बर्खास्त हो चुकी थी। शतरंज का खेल शुरू होने से पहले खत्म हो चुका था। एक दूसरे के मुफादात से खेलने वाले कभी भी किसी दूसरे के मुफाद के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। उनसे कुछ फासले पे बैठा वजूद मुसलसल उन्हें अपनी निगाहों के हसार में रखे हुए था और वो जी भर के कोफत का शिकार हो रहे थे। आज यूनिवर्सिटी में ताखीर होने के बाइस अफशीन ने उनसे घर तक छोड़ने के लिए कहा और वो इनकार नहीं कर पाए थे। उसे रोड पे तन्हा छोड़ना अच्छा नहीं लगा, सो अब वो उसके घर मेहमान खाने में बैठे थे। पहली बार की तरह उसकी बहन दरवाजा खोलते और बिना सलाम दुआ किए गायब हो गई थी, जबकि उसकी वालिदा से पहली मुलाकात थी। वो गुफ्तगू कम और घूरने पे ज्यादा इक्तफा कर रही थी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? उन्हें अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन जवाब देना मजबूरी थी। मेरी वालिदा और एक छोटी बहन है। वो जल्द अज जल्द चाय खत्म करके वहां से निकलना चाहते थे। कमाते कितना हो? इंतहाई जाती सवाल नहायत धड़ल्ले से पूछ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। चाहे अब भी कुछ बाकी थी। अफशीन बताती है कहीं अंदरूने लाहौर में तुम लोगों की रहाइश है। वो इतनी भी बेखबर नहीं थी। जी, उन्होंने इस बात में सर हिलाने में इक्तफा किया। तुम्हारी अच्छी भली तनख्वाह है, तो इस मोहल्ले टाइप माहौल से निकलकर क्यों नहीं आते? कहो तो अपने इर्द गिर्द कोई बात चलाऊं? इस इंतहाई दर्जे की बेतकल्लुफी ने उनके हाथों में पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें पैदा कर दी थी। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी की इस घर से बहुत यादें वाबस्ता हैं, सो मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। उन्होंने नहायत तफसील से जवाब दिया ताकि ये मौजू खत्म हो जाए। अच्छा, तो तुम वो हो? वो क्या? उनके अंदाज पे चौकन्ना फितरी बात थी। वो जिन्हें मामाज बॉय कहते हैं। बात के इख्तिताम पे वो खुद ही हाथ पे हाथ मार के हंसने लगी और हंसी की शिद्दत काफी ज्यादा थी। वक्त काफी ज्यादा हो गया है, अब मैं चलता हूँ। वो कप में आखिरी घूंट छोड़ते हुए उठ खड़े हुए। ऐसी बेतकल्लुफी तो अपने हम असरों से नहीं रखते थे और यहाँ मुकाबिल की उम्र का अंदाजा किसी गुस्ताखी से बाज रखे हुए था। अरे हाजिम, इतनी जल्दी आप कहाँ चल दिए? इससे पहले कि वो वहां से निकलते अफशीन आ गई और हैरान लहजे में सवाल किया। अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वो अब यहाँ नहीं रुकना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। वो उनके रास्ते में दीवार बनी खड़ी थी। नहीं प्लीज, फिर कभी सही। उन्होंने खाने की फरमाइश नहायत आराम से रद्द की। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो रूठ जाने का इजहार कर रही थी। ऐसी बात नहीं है, अभी वाकई मुझे जरूरी जाना है, लेकिन वादा रहा किसी दिन लाजमी खाना खाऊंगा। वो वाकई अब यहाँ से जाना चाहते थे। जैसी आपकी मर्जी। आप हमेशा अपनी मर्जी ही करते हैं। वो खामोशी से उनके साथ चलते हुए खाटी दरवाजे तक आई और उसी खामोशी के साथ उन्हें रुखसत कर दिया। अम्मी, आपने उन्हें कुछ कहा है? वो दोनों हाथ कमर पर टकाए सवालिया निगाहों से माँ की जानिब देख रही थी। पहले मेरी बात का जवाब दो। ये इंसान पसंद किया है तुमने अपने लिए? उनके लहजे से नापसंदीदगी वाज़ेह झलक रही थी। क्यों? क्या है इस इंसान में? इस बार उसका लहजा तलख हुआ। तुम जैसी अक्लमंद और ज़हीन लड़की से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। उनकी निगाहों में उसके लिए तासुब झलक रहा था। अम्मी, आपने उन्हें क्या कहा है? अब उसे यकीन हो चला था, यकीनन अम्मी की जानिब से कोई ऐसी बात हुई थी जो उन्हें बुरी लगी थी, वरना वो इस कदर बामरवत थे कि चाहने के बावजूद तलख नहीं हो सकते थे। उसी एक खूबी का वो फायदा उठाती आ रही थी।
वही जो मैंने महसूस किया और मैं तुम्हें बता रही हूँ, वही हकीकत है। अम्मी, मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ, मैं हाजिम को पसंद करती हूँ और अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करते हुए उन्हें जरूर अव्वलियत दूंगी। इसके बावजूद आप कोई ऐसी बात कैसे कर सकती हैं जो मेरे लिए मुश्किल का बायस बने? वो उनकी गोल गोल बातों से जिद होने लगी थी। उसके पास है क्या? एक पुराने से मोहल्ले में रहाइश, बहन की जिम्मेदारी सर पे है और सबसे बढ़कर माँ का लट्टू है, और तुम चली हो उसके साथ जिंदगी गुजारने। वो अब खुल के बोलने गई थी। वो बेहद काबिले एतबार इंसान है और मुझे उनका मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। बाकी बहन और माँ का क्या है, इनसे तो कभी भी जान छुड़ाई जा सकती है। वो उन्हें वो नुक्ता समझा रही थी जिसके बायस हाजिम शफीक उसकी निगाहों में आन बसा था। तुम्हारी गलत फहमी है, ये मिडिल क्लासिये कभी माओ के दामन से नहीं निकलते। वो उसकी बात से मुत्तफिक नहीं थी। आप भी तो एक शख्स को उसके खानदान से दूर कर चुकी हैं, तो मेरी बार ये खौफ क्यों? वो उन्हें क्या हवाला दे रही थी वो फौरन से समझ गई, और इससे पहले जो 2 तजर्बे नाकाम हो चुके हैं वो भी तुम जानती हो। इसलिए कह रही हूँ, ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम 2 जमा 2 करके जिंदगी गुजारने के लायक नहीं हो। तुम किसी अमीर जादे के दिल पे हुक्मरानी करने के लिए पैदा की गई हो। ये मोहब्बत वगैरह के ढकोसले मत पालो। उसकी कम अकली को कोस रही थी। आप बेफिक्र रहें, मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। वो उनकी किसी बात को संजीदा नहीं ले रही थी। हाँ अम्मी, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी आपसे ज्यादा रिश्तों का इस्तेमाल जानती है। वो ना जाने कब से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, आखिरकार बोल पड़ी। तुम तो चुप ही करो, न जाने किस मनहूस लम्हे की पैदावार हो। हर काम में मेरी मुखालिफ समत जाने की तुमने ठानी हुई है। उन्होंने पल में नौशीन को झाड़ के रख दिया। उन्हें अफशीन से जितनी उम्मीदें थीं, नौशीन से उसी कदर खार खाए बैठी थी। अल्लाह मुझे इस वक्त से बचाए जब मैं आपकी समत चलने लगूं। वो जो सोचती थी कह देने में आर महसूस नहीं करती थी। मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाओ, वो एकदम चीखी। सो वो मुस्कुराते हुए वहां से हट गई। उनका पारा चढ़ चुका था, सो अब बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो पिछले 1.5 घंटे से आराइशी हाल में बैठी इंतजार की कोफत से तंग आ गई थी जब इंटरव्यू का आगाज हुआ, लेकिन अब भी उसका वक्त आने में बहुत देर थी। ये काफी मशहूर कंपनी थी। अगर यहाँ उसकी जॉब हो जाती तो अम्मी की कई परेशानियां हल हो सकती थी। वो खुद को पुरएतमाद रखने के साथ दिल ही दिल में आयात पढ़ने में मसरूफ थी। वो अपना नंबर आने पे दिल से सारे वहम और वसवसे निकालते हुए इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुई। एक वसी कमरे में तवील मेज के पार 5 अफराद बैठे थे, लेकिन उसकी निगाह सामने बैठे इंसान पे मरकूज थी। वो इंसान यहाँ उसके सामने कैसे हो सकता था? वो खुद को नाकामी के लिए तैयार कर चुकी थी। उसका दिल चाहा वहीं से वापस मुड़ जाए, लेकिन अभी वो ऐसी बेवकूफी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। खुद को पुरएतमाद जाहिर करती आगे बढ़ी। वो कुर्सी के करीब पहुंची थी कि फोन से नजर हटाते हुए उसने आने वाले की जानिब देखा और उसकी तरह शिद्दत से चौंका। तुम यहाँ? उसके लहजे में हैरानी का अंसर ज्यादा था या बेयकीनी का। वो समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी ऊंची आवाज पे सब उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे।